हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, हम आज जो है हिंदी की 8वीं श्रृंखला या जो भाग है उसको प्रारंभ करने वाले हैं। और उसमें भी हम जो शब्द विचार से संबंधित बातें कर रहे थे, और ये शब्द विचार की हमारी दूसरी क्लास है। देखिए, एक बात मेरे प्यारे छात्रों याद रखिए कि अभी आपके जो स्थितियां हैं एग्जाम की, वो थोड़ी लेट हो सकती हैं, लेकिन आप उनको लेकर के हतोत्साहित ना हो और अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से बरकरार रखें। और देखिए, मैं साथ में बताऊं मैं आपको कि जब हम आपका सहयोग कर रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, हम आपकी परिपूर्ण क्लास हैं, जैसे इकॉनमी भी चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है, करंट की क्लास भी स्टार्ट कर दी है हमने आपको, तो आप भी साथ में हमें सपोर्ट करें। देखिए, जैसे मैं देखता हूं कि आप कम सपोर्ट कर रहे हैं हमें अभी जो है। आप क्लास को अच्छे से पढ़ें, साथ वालों में भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। साथ ही साथ में आप उन लोगों को भी जोड़ें इससे जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी हमारी क्लास से जोड़ें, जिससे कि ये जो ज्ञान है वो सभी लोगों में बढ़ सके। देखिए, मैं पढ़ा आपको इसीलिए नहीं रहा हूं कि इससे मुझे इस तरह प्रॉफिट हो। मैं पढ़ा इसीलिए रहा हूं जिससे कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे छात्र होंगे, जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग होंगे, वो इस चैनल को और अधिक सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ में अपने साथ वालों को जोड़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको कमेंट भी क्या करें, बताया भी करें। साथ में आपको अगर कोई भी समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने जो इस क्लास के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएं, जिससे कि जो ज्ञान है वह असीमित रूप में दूसरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए, आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द विचार में भी आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं प्यारे छात्रों। शब्द का मतलब क्या था? ये वर्णों का एक सार्थक योग था, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक योग था। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग मेरे प्यारे छात्रों क्या कहलाता था? शब्द विचार कहलाता था। जैसे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं एक जैसे। अब आप देखिए, मैंने अपना नाम लिखा। अब अगर आप देखेंगे इसको, ये न, ए, श और अ, इन सभी वर्णों के सहयोग से मिलकर के एक शब्द का निर्माण हुआ है और वो है मुनीश। तो यहां हम अब देख सकते हैं इसको जो है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्णों के जो सार्थक योग से मिलकर के बनता है उसको हम शब्द के रूप में जानते हैं। इसमें हम एक आधार पढ़ चुके थे शब्द का, उत्पत्ति के आधार पर हम इसको देख चुके थे कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद थे, जैसे हम इसमें देख चुके थे, आपने देखा होगा तत्सम था, तद्भव था, देशज था, विदेशज था, और एक हम संकर शब्द पढ़ चुके थे। अब हम दूसरा आज जो बात करने के लिए जा रहे हैं, इसके पश्चात में व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर आज जो है हम शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो शब्द के भेदों को आपको इस तरह से आधारों पर ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आज हम अपनी इस क्लास में बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति, या हम इसको संरचना कह सकते हैं, या बनावट भी कह सकते हैं, या रचना के आधार पर भी कह सकते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट या रचना के आधार पर भेद। शब्द के भेद की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जो दूसरे से उत्पत्ति हो जिसकी जो है।
या जिसकी किसी दूसरे से जो है रचना हुई हो शब्द की। इस आधार पर हम जो शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे एक रूढ़ शब्द है, एक आपके जैसे यौगिक शब्द हैं इसमें, जैसे एक यौगिक रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द कह देते हैं। आपको मैं इसमें बहुत ही अच्छी चीजें बताना चाह रहा हूं, जैसे योग रूढ़ कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, रूढ़ शब्द अगर हम उनको कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके आधार पर 3 तरह के शब्द हैं। एक शब्द है रूढ़ शब्द है, एक योग रूढ़ शब्द है, या हम दूसरा यहां लिख सकते हैं एक यौगिक शब्द थे। इस तरह से ये हमारे 3 शब्दों के भेद हैं। अब हमें इन्हीं तीनों शब्दों के जो भेद हैं उनको ही विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखें, सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, रूढ़ शब्द, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये मार्कर है। मैं अगर कहूं ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये व्हाइट बोर्ड है। तो आप बताइए, क्या मैं ये कहूं कि व्हाइट बोर्ड को मैं मार्कर कह सकता हूं? क्या इस मार्कर को मैं व्हाइट बोर्ड कह सकता हूं? नहीं कह सकता ना। क्यों? क्योंकि इनकी चीजें जो है अपने आप में निश्चित है। तो ऐसे ही जो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्वरूप निश्चित हो। तो रूढ़ का मतलब ही होता है निश्चित से होता है। तो पहला पॉइंट ध्यान देंगे, रूढ़ का अर्थ निश्चित से होता है। अब निश्चित ऐसा क्या होता है, देखिए दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, इसका मतलब यह है कि रूढ़ शब्द में किसी अन्य का कोई योग नहीं होगा, जोड़ नहीं होगा किसी का। दूसरा बात ध्यान देंगे, रूढ़ शब्द किसी का यौगिक रूप नहीं होता। अब पूछ रहे होंगे सर यौगिक रूप क्या होता है? देखो, एक मैं बहुत अच्छा बताने के लिए जा रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे। देखिए, हिंदी में यदि हम शब्द की संरचना का निर्माण देखें तो शब्द की संरचना का निर्माण 4 चीजों से होता है। या तो मेरे प्यारे छात्रों संधि से शब्द बन सकता है कोई भी, या समास से शब्द बन सकता है, या फिर आपका उपसर्ग से शब्द बन सकता है कोई भी, या फिर प्रत्यय से कोई भी शब्द जो है बन सकता है। ये जो है इनसे हम शब्द का निर्माण, अभी बताऊंगा आगे की क्लास में, इनसे हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग न हो करके शब्द का निर्माण हुआ है तो ऐसे शब्द मेरे प्यारे छात्रों वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। याद रखेंगे कि इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग या प्रत्यय का योग नहीं होता। इनमें कभी भी इन चीजों का योग नहीं होता है। जैसे अब आप देखिए, मैंने लिखा गजेंद्र, जैसे आपने कहा सर गज प्लस इंद्र, ये कहा तो यहां पर ये 2 चीजों का योग था, ये जो है पास में है। जैसे समास में मैंने लिखा जैसे कार्य कुशल, तो यहां पर कार्य और कुशल का योग था आपका जो। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे जो शब्द हैं वो यहां नहीं आते रूढ़ शब्दों में। इनमें ना तो संधि का योग होता है, ना समास का, ना उपसर्ग का, ना प्रत्यय, किसी का योग नहीं होता है। जैसे अगर हम इनमें शब्दों की बात करें, जैसे आप देखेंगे रात, जैसे देखेंगे दिन, जैसे देखेंगे कल, जैसे देखेंगे आज, ये शब्द हैं। अब देखिए, इन सब शब्दों के अर्थ तो है, इनके अर्थ निश्चित हैं,
परंतु इनमें ना तो किसी संधि का योग होगा, ना किसी समास का, ना किसी उपसर्ग का योग है, ना ही किसी प्रत्यय का योग होगा। ये इनमें किसी चीज का योग नहीं होता, ये स्वतंत्र है। जैसे देखिए और भी हम बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं हम इसमें जो है, बात समझ में आ रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो रूढ़ शब्द यहां ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी दूसरे का योग न होकर के वह स्वयं के स्वरूप से बने हुए शब्द होते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं मेरे प्यारे छात्रों, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। और एक मैंने बहुत नई बात बताई है कि हिंदी की संरचना के शब्दों के 4 तरीके से हम इनको शब्द को बना सकते हैं। संधि से शब्द बना सकते हैं, समास से शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग से बना सकते हैं, प्रत्यय से बना सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी चीज से शब्द नहीं बना सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, हम यौगिक शब्द को देखते हैं। देखिए दूसरी बात कर रहे हैं हम यौगिक शब्द की। दूसरी प्यारे छात्रों में यहां पर यौगिक शब्द की बात कर रहे हैं। नाम से स्पष्ट है, योग प्लस एक है, यानी ऐसा कोई भी शब्द जिसमें योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो ऐसा कोई शब्द जिसमें जोड़ हो। अब जोड़ किस में हो सकता है उसको भी देखते हैं। तो ध्यान देंगे पहले इसका, यदि हम परिभाषा देखें, ऐसे शब्द जो कि योग या जोड़ से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब मैं अभी बता चुका हूं कि जोड़ किसका हो सकता है। अभी मेरे प्यारे छात्रों मैंने बताया था जोड़ किसका हो सकता है, संधि का जोड़ हो सकता है, समास का जोड़ हो सकता है, प्रत्यय का जोड़ हो सकता है, उपसर्ग का जोड़ हो सकता है। इन सब के जोड़ से मिलकर के बने होंगे शब्द, तो वह शब्द जो है आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यौगिक शब्द में समास में एक समास आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के उदाहरण यौगिक शब्द नहीं होते। ये यौगिक शब्द नहीं हो सकते, इस बात को याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा गजानन, तो गजानन में एक नया अर्थ निकल आता है, तो वो यौगिक शब्द नहीं होगा। तो कहीं भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिया है तो वो यौगिक शब्द नहीं। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। तो वहां जो संधि का स्वरूप दिया हो, कोई भी उदाहरण समास का दिया हो लेकिन बहुब्रीहि का न दिया हो, उपसर्ग का दिया हो, प्रत्यय का दिया हो, प्रत्येक को लगा दीजिए लेकिन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं। अब देखिए जब किसी चीज का जोड़ होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विच्छेद भी कर सकते हैं, विग्रह भी कर सकते हैं हम उस चीज को जो है। जैसे देखिए अगर हम यौगिक शब्द की बात करें तो यहां संधि के उदाहरण भी आ सकते हैं सभी। जैसे मैं अगर इसमें देखूं महेंद्र, तो क्या होगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, संधि का उदाहरण है, तो इसको हम ले सकते हैं इसमें जो है। जैसे देखिए मैं लिखा कार्य कुशल, समास का उदाहरण है, इसको भी हम ले सकते हैं इसमें जो है, तो ये भी इसमें आ सकता है लेकिन बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं आएगा, ये याद रखेंगे इसमें जो है। तो ऐसे कोई भी शब्द जो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बने हुए होंगे वह प्यारे छात्रों यौगिक शब्द होंगे आपके जो है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे योग रूढ़ शब्द। एक और आता है आपका योग रूढ़ शब्द आता है। एक नया है योग रूढ़ शब्द है तीसरा। इसका मतलब क्या है, योग और रूढ़ दोनों से मिलकर के बन रहा है ये शब्द जो है। तो कैसे होता है उसको देखिए, यहां दो चीजें हैं, योग प्लस रूढ़, यानी इसमें योग शब्द भी होगा रूढ़ शब्द भी होगा, दोनों से मिलकर बना हुआ शब्द होगा। इसकी एक विशेष पहचान होगी कि जब कभी भी शब्द का विच्छेदित किया जाएगा तो अपने के अलावा एक अन्य अर्थ भी लेके निकलेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट योग रूढ़ का, यह शब्द अपने के अलावा एक अन्य अर्थ लेकर प्रकट होता है। ये जो है इस बात को बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। जैसे देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा गजानन, तो आप कहेंगे अगर इसका हम विच्छेद करें, गज प्लस आनन, गज माने क्या होता है हाथी, आनन माने क्या होता है चेहरा, तो हाथी का चेहरा अगर इसका अर्थ देखेंगे तो। लेकिन गजानन दूसरा क्या क्या भी होता है गणेश, एक स्वरूप में। जैसे आप देखिए दशानन क्या होता है 10 प्लस आनन, 10 यानी 10, आनन मतलब चेहरा, 10 चेहरा, तो अर्थार्थ कौन हो गया रावण। तो आप देखिए एक नया अर्थ भी लेके निकल रहा है। तो इसका मतलब हम यहां एक शब्द लिख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण, समास का प्रत्येक उदाहरण, बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण होगा वो मेरे प्यारे छात्रों योग रूढ़ शब्द होगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं, क्योंकि ये शब्द अपने के अलावा एक और अन्य अर्थ लेके निकलते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो बात समझ में आ गया होगा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो ये हमने तीनों देखे थे, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखा था। नेक्स्ट बात ध्यान देंगे, इसके बाद में हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। बहुत ही अच्छा हुआ है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछे जाए। अर्थ का मतलब है कि कोई भी शब्द दिया है, यदि हम उसको तोड़ रहे हैं और उसका कोई अर्थ निकल रहा है, मतलब है उसका कोई भी, तो उसको कहते हैं हम जो है अर्थ के आधार पर शब्द कहते हैं हम उसको जो है। और देखिए अर्थ के आधार पर दो भेद है मेरे प्यारे छात्रों, एक होता है सार्थक शब्द होते हैं और एक होता है निरर्थक शब्द होते हैं। दो भेद है यहां पर, ध्यान देंगे। एक सार्थक शब्द है और दूसरे निरर्थक शब्द हैं इसमें जो है। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से क्या है। तो सबसे पहले हम सार्थक शब्द देख रहे हैं इसमें। देखिए रटने वाली चीजें नहीं बता रहा हूं मैं, बिल्कुल समझें इन चीजों को। देखिए इसका शाब्दिक विच्छेद कीजिए, इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे स प्लस अर्थक। इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा आपका जो है श प्लस अर्थक होगा। इसका अगर आप शाब्दिक विच्छेद करते हैं
तो श प्लस अर्थक है, इसका शाब्दिक विशेषण। यहां पर क्या है आपका श उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और देखिए जहां कहीं पर भी स उपसर्ग जुड़ता है तो उसका मतलब होता है सहित या साथ में। ये बात बहुत ध्यान देंगे, स उपसर्ग जहां जुड़ता है उसका मतलब होता है साथ में या सहित। और किसके सहित? अर्थ के, यानी अर्थ के साथ में। तो ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई मतलब है, अर्थ है, तो उनको सार्थक शब्द कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्यारे छात्रों देखेंगे, मैंने लिखा चाय, तो चाय क्या है? एक पेय पदार्थ है, ये आपको पता है। जैसे मैंने लिखा दूध, आप जानते हैं ये भी एक पेय पदार्थ है, पिए जाने वाला पदार्थ है। जैसे मैंने लिखा यहां पर आम, आप जानते हैं खाने योग्य पदार्थ है ये जो है, तो ये अपने आप में कोई अर्थ स्वरूप शब्द है ये जो है। तो ये जो शब्द है वो सार्थक शब्द के रूप है। तो यहां याद रखेंगे ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है, मतलब है, तो वो सार्थक शब्द हैं। अब दूसरा देखते हैं हम, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा देखिएगा निरर्थक शब्द। दूसरी बात करते हैं हम जो है निरर्थक शब्द। अब देखिए इसका भी यदि हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे, निर प्लस अर्थक, और जहां पर नि लगा हुआ होता है, निर उपसर्ग लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? बिना या नहीं। तो ध्यान देंगे इसका उपसर्ग लगा हुआ है, ये उपसर्ग है यहां पर, और इसका मतलब क्या होता है? बिना या नहीं। तो किसके बिना? अर्थ के। तो ऐसे शब्द जो अर्थ के बिना होते हैं उनको सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब मन में ये आ रहा होगा, सर शब्द का मतलब ही ये था कि सार्थक वर्णों का योग होता है, तो फिर सर ये निरर्थक शब्द कहां से निर्मित हो गए? तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जब सार्थक शब्दों को बोलते हैं तो हम जब कोई लय में आ जाते हैं तो उसके साथ में हम कुछ ऐसे निरर्थक शब्द बोल जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम क्या कह देते हैं? चाय वाय पीते हैं। जैसे कभी कभी क्या कह देते हैं? चाय वाय पीते हैं। यहां हमने कह दिया चाय वाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो अब यहां पर प्यारे छात्र देखेंगे कि यदि हम इसको नहीं बोलते तो भी हमारा वाक्य शुद्ध रहता। तो ये क्या था यहां पर? सार्थक, और ये क्या हो गया? निरर्थक। तो हमने सार्थक शब्द को जल्दी में बोलते समय हमने क्या किया? निरर्थक शब्द का प्रयोग कर दिया। जैसे खाना, ये क्या है? सार्थक। जैसे वाना, ये क्या हो गया? निरर्थक। तो हम क्या करते हैं कि जब जल्दी में सार्थक शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसी में हम कुछ निरर्थक शब्दों का उपयोग कर बैठते हैं जिनका वास्तविकता में कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम कह देते हैं, जैसे देखिए पढ़ाई, हम कहते हैं पढ़ाई बढ़ाई, ये कह देते हैं। तो अब पढ़ाई तो सार्थक है, बढ़ाई का कोई मतलब नहीं, पढ़ाई बढ़ाई करके आया हूं मैं। तो यहां इसका तो मतलब था, इसका कोई मतलब नहीं था। तो हमने क्या किया? जब किसी चीज का उपयोग कर रहे थे तो उसी के साथ दूसरे निरर्थक शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से हम प्रयोग कर जाते, इस तरह से निरर्थक शब्द आ जाते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये समझ में आ गया होगा अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर। शब्द भेद देखते हैं। देखिए इसके आधार पर दो शब्द भेद थे। विकार तो एक ये खुद रूप है और एक अविकारी, दो शब्दों के इसमें भेद है। एक होते विकारी शब्द होते हैं और दूसरे शब्द होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। अब बात आती है दोनों में अंतर क्या है, किस तरह से है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। चलिए पहले एक को ही देखते हैं, एक एक करके देखते हैं दोनों को। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। अब बात मन में प्रश्न आ रही होगी, परिवर्तन किस तरह से हो जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी शब्द में परिवर्तन करने की 4 इकाई होती हैं, तो उसको देखते हैं। बहुत नई चीज बता रहा हूं यहां पर जो है, ध्यान देंगे। शब्द परिवर्तन की इकाई कि हम किसी भी शब्द को किस आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, उसको ध्यान देंगे। एक, हम शब्द को लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, हम जो कोई भी जो शब्द होगा उसको हम काल के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं हम उसको जो है, और एक वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग, वचन, कारक और काल, ये जो है किसी भी शब्द के परिवर्तन की इकाई है। तो हम इन्हीं 4 आधारों पर ही किसी भी शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम उसका रूप जो है। तो उसको जो ये परिवर्तन की इकाई का स्वरूप है, तो विकारी शब्द हमारा क्या कह रहा था, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन कैसे हो जाए, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और आपके काल के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसे प्रत्येक शब्द प्यारे छात्रों वह आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। अब बात ये मन में आ रही होगी, सर विकारी किस तरह से परिवर्तन करेंगे, तो आइए उसको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका। देखेंगे, परिवर्तन करना सिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं लिंग के आधार पर। कैसे परिवर्तन होगा, अब आप देखें, आपको पता है 2 लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर छात्र, तो हमने इसको परिवर्तित किया तो क्या हो गया, छात्रा। छात्र लिखा, इसका छात्रा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो शब्द है उसका रूप परिवर्तित हो गया, किसके आधार पर, लिंग, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। जैसे मैंने लिखा पति, तो क्या हो गया, इसका पत्नी हो गया, इसका जो है पत्नी हो गया, इसका जो इसका पत्नी रूप हो गया। जैसे अब हम यहां पर और भी बहुत सारे, जैसे अध्यापक, अध्यापिका हो गया, लिखा इसका अध्यापिका हो गया। जैसे मैंने लिखा लड़का, तो इसका क्या हो गया, लड़की हो गया। जैसे, तो ये क्या है मेरे प्यारे छात्रों, लिंग के आधार पर परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये जो सभी शब्द हैं ये क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द हो जाएंगे। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरा देखेंगे वचन के आधार पर परिवर्तन शब्द में। एक देखेंगे वचन के आधार पर,
जैसे मैंने लिखा लड़का, इसका क्या हो जाएगा लड़के। जैसे मैंने लिखा लड़कियां, लड़की, इसका क्या हो जाएगा लड़कियां। तो ये क्या है, जैसे पत्नी, इसका पत्नियां। तो ये क्या है प्यारे छात्रों कि रूप परिवर्तित हो रहा है इनका जो है, और किस आधार पर, वचन के आधार पर हो रहा है। जैसे देखिए काल के आधार पर देखें, जैसे देखिए मैंने लिखा राम बाजार जा रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे यह राम बाजार जाता है, ये देखेंगे वर्तमान काल है, ये इसी का मैं लिखूं राम बाजार गया था, ये देखेंगे भूतकाल है, इसी का मैं लिखूं राम बाजार जाएगा। तो ये क्या हो गया भविष्य काल हो गया। तो यहां देखेंगे प्यारे छात्रों, ये एक वाक्य था, इसका हमने परिवर्तन कर दिया किसके आधार पर, काल के आधार पर, समय के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर भी शब्द जो है ये कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। नेक्स्ट देखेंगे कारक के आधार पर परिवर्तन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम ने मोहन को पत्र लिखा। देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, राम ने मोहन को पत्र लिखा। यहां प्यारे छात्र देखेंगे लिखना क्या है, एक क्रिया है, राम क्या है, एक यहां पर कर्ता है, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। मोहन क्या है इसमें, ये कर्म कारक है, ये एक जो है कर्म कारक है, याद आ रहा होगा। ये कारक के प्रकार होते हैं कुछ, जैसे देखिए आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को, तो ये जो है ये विभक्ति स्वरूप है ये जो है, और ये कर्ता के प्रकार है ये जो है। तो विभक्ति से पहले जो रहता है वो कारक होता है। जैसे ये देखेंगे कर्ता कारक है ये जो है, ये क्या है कर्म कारक है, ये रही विभक्ति इसकी जो है, इसकी विभक्ति ये रही। अब मैं इसी को लिख दूं, ये मोहन ने राम को पत्र का जवाब दिया। मोहन ने राम को पत्र का जवाब दिया। तो यहां देखेंगे, अब आप प्यारे छात्रों ये तो क्रिया ही है। अब आप देखेंगे ये क्या है कर्ता कारक, और ये क्या है कर्म कारक है। लेकिन आप ध्यान देंगे ऊपर क्या था कि ऊपर जो राम था वो कर्ता कारक था, और नीचे कर्म कारक। तो कर्ता कारक किसमें परिवर्तित हो गया, कर्म कारक में, और ऊपर जो कर्म कारक था वो परिवर्तित हो गया कर्ता कारक में। तो यहां कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो है क्या हुआ, कारक के आधार पर परिवर्तन हो गया। ये जो है कारक परिवर्तित हो गए, पहले कर्ता कारक था कर्म कारक था, अब कर्म कर्ता बन गया, और कर्ता क्या बन गया कर्म कारक बन गया। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ध्यान देंगे हमने अभी कौन सा शब्द देखा था, विकारी शब्द देखा था। तो विकारी शब्द का मतलब फिर दोबारा बता रहा हूं
किसकी बात कर रहे हैं हम? विकारी शब्द की। तो ध्यान देंगे परिभाषा, ऐसे शब्द जो आपके बता चुका हूं, वचन या कारक या लिंग या काल के आधार पर परिवर्तित हो जाए तो ऐसे शब्द सभी विकारी शब्द कहलाएंगे। ध्यान देंगे, ऐसे शब्द जिनमें वचन या लिंग या काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये बात याद रखेंगे, इसमें जो है ये विकारी शब्द हैं। और अब बात यह है कि सर विकारी हम पहचानेंगे कैसे? प्रत्येक वाक्य को तो इस तरह से नहीं पहचानेंगे। तो इनकी संख्या 4 है। इसमें संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द। ये जो शब्द है प्यारे छात्रों, ये जो सभी शब्द हैं ये विकारी शब्द के रूप होते हैं। तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया, विशेष क्रिया और विशेषण, ये शब्द सभी जो है विकारी शब्दों के उदाहरण हैं। तो इनका यदि कोई भी रूप परिवर्तित, इन सब का रूप परिवर्तित हो सकता है, तो ये किसमें आ जाएंगे? विकारी शब्द में आ जाएंगे ये जो है आपके। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरा देखेंगे अविकारी शब्द को। दूसरा था हमारा अविकारी शब्द था उपसर्ग जुड़ा हुआ है, पीछे है विकारी। और मैंने बताया था और जहां कहीं पर भी उपसर्ग जुड़ेगा तो उसका मतलब बिना। और विकारी का मतलब क्या था? परिवर्तन या बदलाव, यानी बिना परिवर्तन या बदलाव के शब्द। और किस पर बिना परिवर्तन या बदलाव के शब्द? वही कारक, लिंग, वचन और काल। यानी इन आधारों पर जिन शब्दों का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सके, तो ऐसे जो प्रत्येक शब्द हैं वो आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। यानी जिन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे जो शब्द हैं वह आपके क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। और इनकी भी संख्या निश्चित है, जैसे 4 है इनकी भी संख्या। इसको भी ध्यान देंगे, जो है क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। इसमें जो है एक आपका इसमें आ जाता है संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं, और विस्मयादि बोधक शब्द हैं। बोधक शब्द है। अन्य में एक और ले लिया जाता है, इसमें अन्य में निपात शब्द ले लिया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। तो ऐसे ये जो 4 शब्द होंगे ये जो है अविकारी शब्द के रूप होंगे, यानी जिनमें इनके आधार पर कोई भी परिवर्तन का रूप नहीं हो सकता होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हमने इन सभी रूपों को देखा। अगली जो कक्षा है उसमें हम जो है संज्ञा का पहला जो विकारी का रूप है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसको सही तरह से पढ़ें और साथ ही साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। और क्लास अगर अच्छी हो तो इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।